नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आगामी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए क्विक रिवीजन का सेगमेंट चला रहे हैं और आईआर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर अभी हम बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 5 टॉपिक से संबंधित 5 प्रश्न लाते हैं और इसे टॉपिक को भी समझते हैं और एग्जाम हॉल में प्रीलिम्स के प्रश्न को कैसे डील करना है इसका अप्रोच भी डेवलप करते हैं। तो आज भी 5 टॉपिक है और उस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न सीधा अब हम देखते हैं और यहाँ जो बेहद चर्चा में जो मुद्दा रहता है 2+2 डायलॉग की बात आपने लगातार अखबारों में, मैगजीन में पढ़ा ही होगा। तो 2+2 से संबंधित यह प्रश्न है, अच्छे से इसको देख लीजिए क्योंकि इससे आपकी अंतर्राष्ट्रीय समझ जो है, अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट की समझ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 2+2 संवाद, उसके 2+2 डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। सबसे पहले हम कमांड के पूछल्ले शब्द को देखेंगे। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो हमें सही कथन ढूंढ के निकालना है। यह भारत, यहाँ पर देखिए कीवर्ड क्या है, भारत और उसके सहयोगी देशों के बीच विदेश और गृह मंत्रियों के बैठक का एक प्रारूप है। दूसरा कथन कहता है इसमें सामरिक और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तीसरा कथन कहता है ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने इस प्रकार का संबंध कायम किया है। ये 3 कथन है, देखेंगे हम। उससे पहले इस टॉपिक पर जरा हम नज़र डालते हैं। 2+2 डायलॉग को देख लेते हैं। भारत और उसके सहयोगी देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों, ध्यान रखना है, विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बैठक का एक प्रारूप है। तो जैसा कि 2+2 हम कहते हैं ना, तो मान लीजिए इंडिया की तरफ से 2 मिनिस्टर है, एक विदेश मंत्री हुए और एक जो है रक्षा मंत्री हुए। उसी तरह जो भी सामने वाला देश होगा, वो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, यूएसए हो सकता है, जापान हो सकता है, जो भी सहयोगी देश है जिससे हमारा 2+2 डायलॉग चलता है, उसके भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होंगे। तो यही कहने का मतलब है कि 2 मिनिस्टर इधर से, 2 मिनिस्टर उधर से, और शीर्ष स्तर पर दोनों ही मिनिस्टर यानी कि 4 मिनिस्टर मिल करके उस मुद्दे को पर बात करेंगे, उससे संबंधित जो इशूज होंगे उसका समाधान ढूंढेंगे। इसलिए 2+2 डायलॉग इसे कहा गया है। सामरिक और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जाती है। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और रूस के साथ इस पर संवाद कायम किया है। अब जरा उस प्रश्न पे चलिए। प्रश्न में जैसा कि कहा गया था कि 2+2 संवाद के संबंधित 2 कथन दिए गए थे, देख लीजिए। यह भारत और उसके सहयोगी देशों के बीच विदेश और गृह मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है। ध्यान देना है, गृह मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री का यहाँ होता तो ये कथन सही होता। तो एक गलत तो यहाँ हो गया। अब मान लीजिए कि आपको अभी इतना ही पता है, पहले कथन की जानकारी हुई है। अब अगर आप देख लीजिए यहाँ पर, तो विकल्प पे नजर डालिए। आप समझ गए हैं कि पहला कथन तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री की बात की गई है जबकि रक्षा मंत्री होना चाहिए था। तो पहला कथन गलत हो गया। तो देखिए इसमें विकल्प ए में 1 है यानी कि यह गलत हो गया। यहाँ देखिए डी में भी 1 है यानी कि गलत हो गया। सी में भी 1 है यानी कि गलत हो गया। किस में नहीं है 1? तो बी में 2 और 3 है यानी कि इसका सही जवाब जो होगा बी हो जाएगा। देखिए आपको 2 कथन के बारे में अभी पता भी नहीं है, फिर भी आपने इसका जवाब निकाल लिया। इसी को एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। तो बहुत ध्यान से, अगर समझदारी से, कैलकुलेटेड अप्रोच अगर आप डेवलप कर लेंगे तो कई प्रश्नों का समाधान तो आप कम जानकारी में भी कर ले जाएंगे। यही एक कारण है कि मैं बार बार कहता रहता हूं कि अप्रोच हम डेवलप करेंगे प्रश्न का समाधान का। चलिए, तो फिलहाल हमने देखा कि यह कथन तो गलत है ही। इसे सामरिक और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जाती है, सही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने इस प्रकार का संवाद किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, रूस के साथ भी, जापान के साथ भी, यूएसए के साथ भी भारत इस तरह का संवाद करता रहा है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है तो सही है, यानी कि विकल्प वही 2 और 3 सही है, बाकी 1 जो है वह गलत हो जाएगा। तो इसका जवाब जो होगा बी होगा। चलिए अब प्रश्न 2 पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 विकल्प है, अमेरिका, जापान, यूके, नामीबिया। चलिए अब जरा इस टॉपिक को देख लेते हैं। निश्चित तौर पर इसमें 2 देश हैं। भारत ने अभी जापान के साथ मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक लॉजिस्टिक समझौता है। द्विपक्षीय अभ्यास और प्रशिक्षण, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और अन्य मानव गतिविधियों के दौरान आपूर्ति और सेवाओं के एक दूसरे के प्रावधान तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि भारत और जापान है, तो भारत किसके साथ? तो यहाँ पर जापान के साथ, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जापान सही जवाब है। चलिए अब प्रश्न 3 पर चलते हैं, जो आज का हमारा तीसरा टॉपिक भी होगा।
प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी कि ECTA की बात की जा रही है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ हम देखेंगे कि लक्ष्य निर्धारित क्या किया गया है उसकी बात करनी है। 3 कथन दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि इस 3 कथन में कौन से कथन इसके तहत किया गया है। समझौता के तहत कम से कम 10 लाख रोजगार सृजन की बात की गई है। स्टार्टअप्स में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने की बात की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना एक इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी कि ECTA क्या है। देखिए, कम से कम 10 लाख रोजगार सृजन की बात की गई है, यह बात सही है। स्टार्टअप्स में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करना भी एक लक्ष्य इसका है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब हम जरा प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि ECTA के तहत कम से कम 10 लाख रोजगार सृजन क्या किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। स्टार्टअप्स में निवेश के लिए बातें की जा रही है, अनुकूल वातावरण तैयार करने का एग्रीमेंट हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और यह भी दोनों देशों ने तय किया है कि द्विपक्षीय व्यवहार को बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है, यानी कि तीसरा भी सही है। यानी कि इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और तीनों स्टेटमेंट देखेंगे आप केवल डी में है, 1, 2 और 3, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह डी हो जाएगा। तो 3 प्रश्न हमने कर लिया है 3 अलग अलग टॉपिक से। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे जो कि आज का हमारा चौथा टॉपिक भी होगा। हाल ही में चर्चा में रहे खेरशान क्षेत्र किस देश से संबंधित है। यदि आप हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर अखबार पिछले 1 साल से लगातार देख रहे होंगे तो आप निश्चित तौर पर इस शब्द से, इस क्षेत्र से परिचित होंगे। 4 विकल्प दिया गया है, चीन, अजरबैजान, यूक्रेन और रूस। चलिए इस टॉपिक को पहले देख लेते हैं। खेरशान क्षेत्र, हाल ही में रूस ने यूक्रेन के खेरसान क्षेत्र में सभी नवजात बच्चों को रूसी नागरिकता देने की पेशकश की है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले साल से ही यूक्रेन और रूस के बीच लगातार युद्ध जारी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूक्रेन का एक क्षेत्र है खेरसान जो कि रूस के सीमा से लगता हुआ है। तो यह जो एरिया देख रहे होंगे आप, इस पर जो है रूस का अधिकार हो चुका है। तो खेरसान पे भी रूस का अधिकार है। यहाँ पर बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए हैं। तो रूस ने यह प्रस्ताव दिया है कि खेरसान में जो बच्चे हैं जो अपने माता पिता से बिछुड़ गए हैं, तो इस पर चूंकि अधिकार रसिया का है तो रसिया इन बच्चों को अपनी नागरिकता देने के लिए तैयार है। और यह यूक्रेन का एक बंदरगाह शहर है। देखिए यहाँ समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पोर्ट भी है और वर्तमान में इस पर रूस का कब्जा है। तो देख लीजिए कि कौन से देश से संबंधित यह क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है यूक्रेन सी में है और सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न जो आज का 5वां और आखिरी टॉपिक भी होगा। हाल ही में चर्चा में रहे ग्लोबल गेटवे का संबंध है। अब ग्लोबल गेटवे से संबंधित 4 यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं। एक है यूरोपियन यूनियन, दूसरा है ब्रिक्स, SCO और नॉर्डिक देश की बात की गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लोबल गेटवे को समझ लेते हैं। यह चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में यूरोपीय यूनियन की बात की जा रही है द्वारा प्रस्तावित अवसंरचना वित्त पोषण योजना है। 300 बिलियन यूरो का निवेश जो है 2021 और 2027 के बीच इसमें किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, भारत प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी का विस्तार करना। चलिए अब इस मुद्दे को थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। ग्लोबल गेटवे का मतलब है, जैसा कि आप जानते होंगे कि चाइना जो है उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वो इस माध्यम से पूरी दुनिया तक अपनी पहुँच बनाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए, अपने सर्विस को वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब इसके जवाब में क्या हो रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हम ग्लोबल गेटवे बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर यूरोपीय यूनियन ने क्या किया है कि एक इस तरह का अवसंरचना तैयार करने की बात की है, योजना बनाई है, जिससे पूरा यूरोप तो जुड़ ही जाएगा। यहाँ पर सेंट्रल एशिया जुड़ता हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ अफ्रीकी देशों का जुड़ता हुआ, और भारत, ये जो हिंद प्रशांत का एरिया है
पूरी तरह से, और आसियान कंट्री को जोड़ते हुए जिसमें चाइना का हिस्सा आता हुआ और जापान, कोरियन प्रायद्वीप होते हुआ रशिया भी इससे जुड़ जाएगा। तो यही प्रस्ताव क्या है, ग्लोबल गेटवे की बात की जा रही है और इसमें यह तय कर दिया गया है कि 2021 से लेकर 2027 के बीच 300 बिलियन यूरो इसके तहत खर्च किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है कि यह जो एरिया है, भारत और प्रशांत वाला यह जो पूरा एरिया पड़ता है, इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है, कनेक्टिविटी को विस्तार दिया जाएगा। क्योंकि देखिए इस क्षेत्र पे चीन भी चाह रहा है कि वो अपना दबदबा बनाए, भारत भी चाह रहा है कि अपना दबदबा बनाए, क्योंकि विश्व व्यापार जो होता है उसका एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से व्यापार होकर के जाता है, इसी समुद्री मार्ग से। इस वजह से सभी देश क्या चाहते हैं संगठन कि ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उस पर उसका ठीक ठाक नियंत्रण हो जाए। तो यह तो था मसला। अब चलिए उस प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ग्लोबल गेटवे का संबंध है किससे? यूरोपियन यूनियन से, ब्रिक्स से, एससीओ से, नॉर्डिक देश से। हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन ने इसको जारी किया है, तो इसलिए इसका जवाब ए हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने 5 अलग अलग टॉपिक पे चर्चा की है। जो 5 प्रश्न थे वह अलग अलग 5 टॉपिक से संबंधित थे और आप इस डिस्कशन को समझ पाए होंगे। इसको थोड़ा और विस्तार से इसके इर्द गिर्द के टॉपिक को समझिए और कोशिश कीजिए कि इस पर अधिक से अधिक प्रश्नों का और समाधान आप कर सकें, ताकि आप जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जाएं तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। हम जल्द ही नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।